गुड मॉर्निंग। सोमवार का दिन मिस हो गया। सेमिनार था तो सुबह ही निकल गया और सारा दिन बस वहीं पे लग गया। तो ऐसा कुछ खास मार्केट में हुआ भी नहीं, नीचे की तरफ रही। दिल की धड़कनें बढ़ाती रही, घटाती रही, लेकिन ताज्जुब ये था, मार्केट 121 पॉइंट नीचे था लेकिन पोर्टफोलियो हारे थे। ये थोड़ा सा राहत की बात थी कल के लिए। तो निफ्टी गिरा लगभग 0.5%, सेंसेक्स 0.5% और बैंक निफ्टी भी गिरा लगभग 0.25%, 0.23 के करीब। तो नेगेटिव रुझान रहा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बिकवाली की वजह से। तो अगर बिकवाली बढ़ी तो आज भी थोड़ा बहुत नेगेटिव टू फ्लैट रह सकता है, और कुछ उन्होंने हरकत नहीं की, खरीदारी की तो पॉजिटिव भी हो सकता है। मार्केट दोनों तरफ है, लेकिन 25,000 शायद आसानी से टूटने वाला नहीं है। लेकिन गड़बड़ क्या हुई है कि युद्ध विराम फिर टूट गया है इजराइल ईरान में, तो वो एक अच्छी खबर नहीं है। तो वो पता नहीं कहाँ पहुँचा दे, कुछ नहीं पता। लेकिन सोच रहा हूँ कि किस तरीके से एक्सप्रेस करूँ मैं। मौके दरअसल दोनों तरफ होते हैं। अगर आपके पास टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि फुल टाइम काम करता हूं, तो गिने चुने घंटे मिलते हैं, उसमें और भी घर भी काम थोड़ा बहुत लेके जाता हूं और भी काम होते हैं। लेकिन अगर आप 3 से 4 घंटे दे सकते हैं तो ऐसे मौके होते हैं नीचे गिरने पे भी और उठने पे भी पैसा बनाने का। लेकिन आपको थोड़ा बहुत तजुर्बा होना चाहिए कि किस तरीके से मोमेंटम ट्रेड करना है या स्विंग ट्रेड करना है। डे टू डे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम 100% अगेंस्ट डे टू डे ट्रेडिंग, क्योंकि बहुत सारे शेयर में बीच बीच में आपको नाम भी गिनाता रहता था कि अगर आपने स्विंग ट्रेड करना है, मोमेंटम ट्रेड करना है, तो जैसे AB कैपिटल हुआ करता था, ABFRL हुआ करता था, अभी भी है उनमें मौके, ऐसी बात नहीं है। सुजलोन एनर्जी है, GMR इंफ्रा है, सरकारी बैंक्स हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनको वॉच लिस्ट बना के आप रख सकते हैं, जहाँ पे आपने लिया 10-15 दिन, महीना रखा और जब 8-10% का प्रॉफिट लिया और बाहर हो गए, नए सिरे से फिर तैयारी कर दी। ये भी एक अच्छी टेक्निक हो सकती है, लेकिन मैं कभी कर नहीं पाया। कभी एक आध बार मौका, छुट्टियां रही हों तो 1-2 बार मौके मिले हों तो किया हो, अदरवाइज नहीं सक्सेसफुल रहा मैं इम्प्लीमेंट करने में इसको। लेकिन अगर आप हैं, टाइम है आपके पास, तो आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होती है हरियाली, तो लॉन्ग टर्म के लिए कि बैठ जाएं। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुका हूं, बहुत लोग सहमत भी नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनता है। पैसा तो उल्टा पुल्टा करके, रोटेशन करके, स्टॉक रोटेशन करके ही बनता है। चलिए, HDB का अलॉटमेंट आपको पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हो जाना चाहिए था, अभी तक खबर आ जानी चाहिए थी, आई नहीं है, मुझे भी नहीं आई है। कल तो लिस्टिंग होनी है, तो आज तो फाइनल हो जाएगा। देखते हैं 4 में से कितनी एप्लीकेशन में अलॉटमेंट होता है। कल 52 वीक हाई पे पहुंचे हैं कुछ जाने पहचाने नाम, जिनका अक्सर नाम लिया करता था मैं। सीमेंस, उसके बाद डीमर्जर हुआ, दोनों 52 वीक हाई पे हैं लगभग। सीमेंस जो है वो तो 52 वीक पे वैसे हाई है, क्योंकि डीमर्जर के बाद वो 2400-2500 से शुरू हुआ है, तो हाई पे ही है। सीमेंस एनर्जी वो भी 52 वीक हाई पे है, क्योंकि अभी डीमर्जर हुआ है, 2500-2600 से शुरू हुआ है, तो वो भी हाई पे है। इंडिगो 52 वीक हाई पे है। इसके बाद HDFC लाइफ 52 वीक हाई पे है। सोलार सबका प्यारा, मेरा तो है ही, 17,600 पे पहुंच गया है, 20,000 पार करेगा ये। मैक्स हेल्थ केयर, कई बार जिक्र किया था कि अपोलो के बाद बेहतरीन कंपनी है मैक्स हेल्थ केयर। ये भी एक तरीके से अपने आप में चलता फिरता इंस्टीट्यूशन है, अपोलो हॉस्पिटल्स और मैक्स हेल्थ केयर। अब अपोलो की बात आई है तो एक खबर शेयर कर देता हूं, जो बिल्कुल ताज़ी खबर है, कल ही की है। कुछ लोगों को पता भी हो गया होगा शायद, जो कांटेक्ट में रहते हैं, न्यूज़ फ्लो देखते रहते हैं। अपोलो हॉस्पिटल एक नई कंपनी बनाने जा रही है, ओमनी चैनल एंटिटी होगी, ओमनी चैनल फार्मा होगा। ओमनी चैनल का मतलब, ओमनी तो समझते हैं आप, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, सब कुछ मिलेगा, यानी कि फार्मेसी में, उनकी फार्मेसी में सब कुछ मिलेगा, प्लस डिजिटल हेल्थ, यानी कि जिसको आप टेली हेल्थ कहते हैं। आप टेलीफोन पे या ऑनलाइन
टेलीफोन पे या ऑनलाइन फेस टू फेस बात करके, जूम पे या जैसे भी बात करेंगे, डॉक्टर से सलाह मशवरा ले सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये उनकी एक घोषणा हुई है, नई कंपनी बनाने जा रहे हैं वो कहते हैं कि अभी हमारा रेवेन्यू 16,300 का है, इस नई कंपनी बनने के बाद 2027 तक 25,000 करोड़ का हो जाएगा। और जिनके पास अपोलो हॉस्पिटल के 100 शेयर हैं उनको 195.2 शेयर्स मिलेंगे नई कंपनी के। तो एक बहुत अच्छी खबर है। और अपोलो हॉस्पिटल कल गिरा है 60-70 रुपये, कोई बढ़ा भी नहीं है, तो इसमें मौके तलाशे जा सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि अपने आप में चलता फिरता इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल बिल्कुल ये पोर्टफोलियो में होने वाला शेयर है मैक्स हेल्थ केयर के साथ साथ। 18 से 21 महीने में इसकी लिस्टिंग कराने का उनका इरादा है। और ये कंपनी पूरी तरह से इंडियन ओन होगी और इंडियन कंट्रोल होगा मैनेजमेंट का। 15% स्टेक कंपनी रखेगी अपने पास इसमें। इसके बाद दूसरा है टोरेंट फार्मा। जी हाँ, टोरेंट फार्मा की एक और नई खबर आई। जेबी फार्मा का तो हमने कई बार नाम लिया था कि जेबी फार्मा अच्छी कंपनी है, खरीदना चाहिए। तो हमने तो शायद खरीदा कि नहीं खरीदा, टोरेंट फार्मा ने खरीद लिया है लगभग 26% स्टेक। यानी कि एक तरीके से कंप्लीट एक्विजिशन नहीं है ये, लेकिन उन्होंने कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है इनडायरेक्टली ले ली है। तो इस तरीके से अब ये बन जाएगी इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी टोरेंट फार्मा। बहुत बेहतरीन कंपनी है और एकदम से शेयर उछला उसका। टोरेंट फार्मा का तो इतना नहीं बढ़ा, 2-3% बढ़ा, लेकिन जेबी फार्मा गिर गया 6 से 7%, क्योंकि डील ही 8% डिस्काउंट पे हुई है। और ये कह रहे हैं टोरेंट फार्मा वाले कि 2.5 यानी कि 2.5 साल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, यानी कि जितना पैसा वो खर्च करेंगे उसको वो वसूल कर लेंगे एक्विजिशन के बाद। तो ये भी एक अच्छी खबर है। JSW ग्रुप ने एक्जो नोबल को टेक ओवर कर लिया है। इसमें एक्जो नोबल में भी बढ़ोतरी हुई कल, और शायद 3714 का भाव है शायद जिस भाव पे उन्होंने ये डील की है। तो उन्होंने फुल फ्लैज एक तरीके से अथॉरिटी ले ली है, मैनेजमेंट उनके हाथ में रहेगा। तो एक ये भी खबर थी। और इंश्योरेंस कंपनी पे हमने पहले भी जिक्र किया है, इंश्योरेंस कंपनी पे आप नज़र बना के रखिए। इंश्योरेंस कंपनियों में ग्रोथ के चांसेस आगे आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो अब 1 जुलाई है आज, और 8 से 10 दिन में रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाइए। फिलहाल बहुत ज़्यादा गिरावट किसी अच्छी कंपनी में होती है तो खरीदिए, वरना रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। जहाँ पे रिजल्ट्स ख़राब आते हैं या पुअर आते हैं कंपैरेटिवली, तो वहाँ पे नज़र बना के रखिए। पैसा आपके पास होना चाहिए और वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। डिविडेंड तो आना शुरू हो गया होगा आपका काफ़ी दिनों से, मेरे ख्याल से 15-20 दिन से मैं देख रहा हूँ हर रोज़ न्यूज़ आ जाती है, आज इसका इतना डिविडेंड खाते में आ गया, जितना आ गया। एक अच्छी इनकम होती है, पैसिव इनकम। अगर आप एक तरीके से डिविडेंड पोर्टफोलियो भी बना के रखें, अगर डिविडेंड प्लस ग्रोथ का पोर्टफोलियो भी बना के रखें अच्छी अच्छी कंपनियों का, जैसे HCL टेक है, लार्सन एंड टूब्रो है, टाटा स्टील है, हिंदुस्तान जिंक है, वेदांता है, इतना बेहतरीन डिविडेंड देते हैं। तो अब अगर आपके पास अच्छा अमाउंट है शेयर का, तो वैसे ही IOC है, BPCL है, कोल इंडिया है, कितनी बेहतरीन डिविडेंड देने वाली कंपनी है। अगर एक पोर्टफोलियो इनका अलग से बना दिया जाए तो आगे आने टाइम के लिए आपके पास एक पैसिव इनकम ऐसी हो सकती है कि जिसको आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। एक अच्छा तरीका है इस तरीके से, लेकिन पैसिव इनकम होनी चाहिए, बनानी चाहिए। आप नौजवान हैं तो भी कोशिश कीजिए बनाने की, और अगर आप 50-60 की दहलीज पे हैं या उनसे ऊपर हैं तो आपके पास तो ज़रूर होनी चाहिए। बल्कि मैं कुछ दिनों से सोच रहा था, मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूं, जो 60 साल से ऊपर है या 60 के आसपास आ गए हैं, आपको समेटना शुरू कर देना चाहिए। पता नहीं कब बुलावा आ जाए। मैं गलत लहज उसमें नहीं कह रहा हूँ, सेंस में समेटने से मतलब ये है कि अगर आपने फैला रखा है, कहीं 2-4 पोर्टफोलियो बना रखे हैं, अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उनको कम से कम कंसोलिडेट कर लीजिए सॉरी कंसोलिडेट कर लीजिए और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि भगवान ना करे अचानक से बिना आपकी इन्फॉर्मेशन के बुलावा आ जाए और आपको जाना पड़ जाए, तो घर वालों को पीछे परेशानी ना हो और आपकी खून पसीने की कमाई जिसको आपने बरसों से बचा के रखा है, संजो के रखा है, इन्वेस्ट करके रखा है, उस पर आप
ट्रांसफ़र कर सके अपनी फैमिली को, अपने परिवार को। यही होता है, किस लिए कमाता है, किस लिए जोड़ता आदमी, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं बड़ा सीरियसली काम कर रहा हूँ और जब भी मेरा विज़िट होगा तो मैं अपने पोर्टफोलियो को 4 से 2 करने वाला हूँ और कंसोलिडेट कर रहा हूँ। इसलिए मेरे मन में आ रहा है कुछ दिनों से, तो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये 55 साल के बाद शुरू कर देना चाहिए धीरे धीरे। और इनकम का सोर्स तो ज़रूर होना चाहिए, पैसा गांठ में भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि गंदी गंदी खबरें सुनने को मिल जाती है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, बेटे ने माँ बाप को बाहर निकाल दिया, या माँ बाप की बुरी हालत है, कोई वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तो इतना भी बुरा हाल ना करें। तो एक इमरजेंसी फंड तो आप ज़रूर अपने पास रखें, लेकिन कंसोलिडेट कर दें। ट्रांसफ़र जब करना है आप तब करें, लेकिन कंसोलिडेट ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके जाने के बाद तो फिर वो सब किसी के हाथ का भी नहीं है, किसी को भी नहीं मिलेगा वो, तो क्या फ़ायदा इसका। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।